ये मॉडल पेपर नंबर 3 है मेरे भाई। इसके पहले हमने वॉल्यूम 2 के मॉडल पेपर 10 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। वॉल्यूम 1 के मॉडल पेपर 2 तक कंप्लीट हो गए हैं। वॉल्यूम 2 के मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वॉल्यूम 1 के मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। इसके अलावा जो ऐसा गैस कहा जाए तो गले में दर्द भी होने लगता है। इस वजह से मेरे भाई अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और मॉडल पेपर नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहले सवाल को देखते हैं। देखिए वॉल्यूम नंबर 2 मॉडल पेपर नंबर 3 का पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है समझने के बाद आंसर दीजिएगा। सवाल जो है ये कह रहा है धनुर्विद्या का संबंध निम्न में से किससे है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, संबंधा लिखा है तो माफ़ करिएगा, ये संबंध केवल लिखा है। ठीक है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने सही कर दिया। बताना है कि धनुर्वेद का संबंध निम्न में से किससे है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था ना। बताइए धनुर्वेद का संबंध निम्न में से किससे है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कौशल से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, युद्ध कौशल से। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल समझिएगा। डैश से पहले दिया गया है, फिर कहा गया है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की। कहने का मतलब यह है कि टप्पा शैली जो है ये किसने विकसित की। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मियाँ गुलाम नबी सौरी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं। इसका आंसर आपको बताना है, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय हैं। सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व। देखिए आप जानते हैं पहला जो है सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, पहले आप ये बताओ। देखिए आप समझिएगा, दूसरा जो है पृथ्वी की सतह पर दूसरा जो प्रचुर तत्व है ये आपका सिलिकॉन है, और पहला कौन सा है वो आप हमें बताएंगे। यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है आपके सामने कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुँचता है जहाँ इसे संचित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र जो है ये किससे होकर के मूत्राशय में पहुँचता है। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हो जाएगा यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेटर। देखिए गुर्दे में उत्पन्न जो मूत्र है ये यूरेटर से होते हुए मूत्राशय में पहुंचता है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यूरेटर से यूरेनरी में पहुंचता है। ठीक है। अगला सवाल है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा। हु रोट द इपिक पोएम बुद्ध चरित्रम। क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट गाइज, सो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अश्वघोष ने। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बुद्ध चरित्रम महाकाव्य जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताएंगे, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा, ये सवाल पूछ रहा है। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीन। चीन जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। अगर कहा जाए कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है तो ये जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। मेरे भाई विश्व में कोयले के उत्पादन में चीन जो है ये नंबर 1 पे आता है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये दूसरे नंबर पे आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि नियाग्रा जलप्रपात को और किस नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चित्रकूट जलप्रपात। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि कैदियों की समस्याओं और जेल की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश की किस जेल में पहले स्वास्थ्य एटीएम शुरुआत की गई। सवाल एक बार मेरे भाई सवाल समझने के बाद आंसर दीजिएगा।
दूसरी बात, आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य की सरकार ने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, सुधार गृह जो है ये उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके कर दिया गया है। और जो अलीगढ़ जेल है, अलीगढ़ जेल, यहाँ पे कैदियों की सुरक्षा यानी कैदियों की समस्या और जेल की सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य एटीएम की शुरुआत की गई, जो कि पहली जेल है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ जेल। नेक्स्ट सवाल है, अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि अमीनो अम्ल को किसके खंड के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, समझिएगा, अमीनो अम्ल को अक्सर किसके निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रोटीन। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि वित्तीय आपातकाल जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। देखिए, सही आंसर जो हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 360। मेरे प्यारे भाई, अगर सवाल ये पूछा जाए कि अब तक भारत में कुल कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो आप क्या कहेंगे। एक बार भी नहीं, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। जबकि ऑप्शन ए में जो दिया गया है आर्टिकल 148, ये जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 72 जो है ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है ये क्षमा कर सकता है। कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं ये आर्टिकल 72 में दी गई हैं। जबकि मेरे प्यारे भाई जो आर्टिकल नंबर 143 है ये बताता है कि देश का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या फिर संविधान के उपयुक्त कुछ कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की राय या फिर सलाह ले सकता है। तो ये 143 में बताया गया है। अगला सवाल है आपके सामने, हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है। हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, एक्सेस प्राप्त करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। देखिए, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं इनका संबंध किस घराने से है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बनारस घराना। देखिए, गिरजा देवी जो हैं ये बनारस घराने से संबंधित एक शास्त्रीय गायिका हैं मेरे भाई। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सवाल जो मैं बताने वाला था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। कहने का मतलब है मेरे भाई कि इसमें से एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है किसे चुना गया। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा संजय नायर। मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा, 2024-25 के लिए जो उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष हैं ये संजय नायर बने हैं और इन्होंने अजय सिंह का पद लिया है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी किसके रूप में होते हैं। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी किस रूप में होते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रदेश से लोकसभा हेतु नवनिर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है। अब देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं ये कितने चुने गए हैं। गाइस, चाहे नवनिर्वाचित पूछा जाए या निर्वाचित पूछा जाए, क्योंकि सांसद जो हैं ये 80 के 80 ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं ये कितनी हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 80। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे लोकसभा सीटें भी ज़्यादा होंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 80।
अगला सवाल है कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती। बताना है कि जीएसटी के तहत कौन सी कर दर लागू नहीं होती, मतलब आपको ये बताना है कि जीएसटी की जो दरें हैं ये कौन कौन सी हैं। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी की रेट है ये कुल मिलाकर के कहा जाए तो मेरे भाई 5 प्रकार की हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जबकि सबसे ज़्यादा जो दर है ये 28% है। यहाँ पे 25 जो दिया गया है ये आपकी कोई भी दर नहीं है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 25 नहीं है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो चौरी चौरा की घटना है ये किस जिले में हुई थी उत्तर प्रदेश के। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा अगर आपसे ये कहा जाए कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब हुआ, तो मेरे भाई असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और ये जो है आपका चौरी चौरा घटना जो है ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुए थे आपका गोरखपुर में। हमसे सवाल क्या पूछा गया है, चौरी चौरा घटना, तो चौरी चौरा घटना जो है आपका ये गोरखपुर में होता। हमसे अगर ये पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब हुआ तो आप कहेंगे 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि चौरी चौरा की घटना कब हुई, तो याद रखिएगा चौरी चौरा जो घटना है ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। तो यानी असहयोग आंदोलन के 2 साल बाद चौरी चौरा घटना जो है घटी हुई थी। अगला है कि देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया। बताना है आपको कि सरकारी मदर मिल्क बैंक जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया। क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके सामने सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो मेरे प्यारे भाई सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि लताविया की राजधानी जो है कौन सी है। आपको बताना है कि लताविया की राजधानी जो है ये कौन सी है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रीगा जो है ये लताविया की राजधानी है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं रीगा, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है और क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर सवाल ये पूछा जाए कि ओजोन दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, तो 1994 यानी 1994 में, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है आपके सामने कि मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। आपको ये बताना है कि मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा जो है ये किसे कहा जाता है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि मानवाधिकार से संबंधित जो सवाल हैं ये मैं आपका करवाने वाला हूं मेरे भाई, क्योंकि मानवाधिकार से सवाल जो हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मानवाधिकार जो है ये मैं करवा दूंगा, आप इसकी चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा। देखिए मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसे मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। मेरे प्यारे भाई G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि G20 की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा G20 की स्थापना जो है ये 26 सितंबर यानी 26 सितंबर 1999 यानी 1999। तो 26 सितंबर 1999 को ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा जो G20 है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई G20 जो है पहली बार इसका शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पे हुआ था, सवाल अगर ये पूछा जा रहा है तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
तो याद रखिएगा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। मेरे प्यारे भाई रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये कहाँ पे है आपको ये बताना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका बेतवा नदी पर है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगर सवाल ये पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई बांध है कहाँ पे तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में ये है। निर्माण जो है इसका ये 1958 में हुआ था। ऊंचाई जो है इसकी 46 मीटर है। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए मेरे प्यारे भाई। अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है ये विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। कोल्हापुर शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए कोल्हापुर जो है ये अगर कहा जाए तो ये महाराष्ट्र यानी कि लगभग कहा जाए तो मुंबई के साइड में है। और कोल्हापुर जो है किस नदी के किनारे है सवाल ये पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पंचगंगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पंचगंगा। अगला सवाल है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको ये बताना है कि जो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है संस्था का नाम क्या है स्वीडिश अकेडमी। ये जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यानी कि अगर कहा जाए तो क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो जाएगा आपका साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी जल्दी बताइएगा इस और थोड़ा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी जल्दी बताएंगे तो अच्छा होगा। देखिए मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ये हो जाएगा वाराणसी में। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी के जो बचपन का नाम है ये धनपत राय था। सवाल ये पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद जो है किस में विख्यात हैं तो ये उपन्यास लिखने में सबसे ज़्यादा विख्यात हैं। हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि खजुराहों का भव्य मंदिर किसके शासक द्वारा बनवाया गया था। खजुराहों का प्रसिद्ध जो मंदिर है ये किस शासकों द्वारा बनवाया गया था। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ये हो जाएगा चंदेल शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश में जमुना नाम को जो नदी है इसको हम भारत में किस नाम से जानते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रह्मपुत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। देखिए जमुना नदी को यमुना नदी से संशय नहीं करिएगा। जमुना जो है मेरे प्यारे ये यमुना नहीं है, ठीक है, गलत मत करिए। जमुना नदी जो है बांग्लादेश की 3 मुख्य नदियों में से एक है और ये भारत से बांग्लादेश को बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य धारा भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ये हो जाएगा 1949 यानी 1949 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके सामने कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है।
राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। देखिए रण उत्सव जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं जो उत्सव से संबंधित सवाल हैं, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए जो उत्सव वाले सवाल हैं या नृत्य वाले सवाल हैं, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो स्टैटिक जीके की क्लास जो है ये मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगला है आपके सामने कि सातवाहनों की राजधानी जो है कहाँ अवस्थित थी। मेरे भाई इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहनों की राजधानी जो है ये कहाँ अवस्थित थी, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए सातवाहनों की राजधानी जो है ये कहा जाए तो ये प्रतिष्ठान में थी, और प्रतिष्ठान जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये अमरावती में पड़ता है। तो प्रतिष्ठान अमरावती में सातवाहनों की राजधानी थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 35 नंबर सवाल, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 65। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोरनियर 228 विमानों को खरीदने के लिए किस संस्था के साथ रक्षा समझौता किया। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा HAL के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग किस रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग। अब फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग में क्या क्या आता है आपको, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट, ये सब आपके जो हैं ये फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पे हिंदी के सवालों को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई वीडियो को अपना प्यार एवं सपोर्ट दे दीजिए, यानी वीडियो को एक बार दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी न्यू क्लास आए तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सवाल है आपके सामने कि नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए नाभिक का जो सही संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 इक। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9 इक। मेरे प्यारे भाई नाभिक जो है इसमें संधि कौन सी है, सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखना, सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखना इसमें अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है आपका हो जाए। चलिए अगला है आपके सामने, बसंत, पराग, चैत्र मास, ऋतु, शराब आदि को समझाने वाले शब्द कौन सा है। अब आपको ये बताना है कि बसंत, पराग, चैत्र मास, ऋतु, शराब, ये सब जो हैं ये किसके अनेकार्थी शब्द हैं, ये आपको बताना है। 115 नंबर सवाल है। अब राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मधु। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। सही उत्तर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। देखिए तय तो आपका दंत है, ये बात आप जानते ही हो। द भी है, त थ द ध, और ला भी है। या जो है आपका ये दंत्य नहीं है। राइट हो जाएगा 4th ऑप्शन या। आगे बढ़ते अगला सवाल है, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। देखो धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। अगर आप इसी को देखो तो इसमें जो के बिना है ये आपका संबंध सूचक है। तो यहाँ पे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता,
इसमें जो के बिना है ये संबंध सूचक अव्यय है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के अगले सवालों को देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो आप इसमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे, जिसे आप विवरण सूचक विराम चिन्ह भी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विवरण सूचक विराम चिन्ह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। मेरे भाई, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे प्यारे भाई बहन अभी चैनल पर आपसे क्या कह रहा है, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है। राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 121 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कर्तवाच्य का प्रयोग जो है ये किस वाक्य में हुआ है। 121 नंबर सवाल है। देखो, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, इसमें आपका हो जाएगा भाववाच्य, क्योंकि इसमें असमर्थता दर्शाई गई है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, इसमें आपका कर्मवाच्य है, क्योंकि द्वारा लग गया। आज नागरिकों द्वारा, यहाँ पे भी आपका कर्मवाच्य है। हमसे पूछा गया कर्तवाच्य, तो राइट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तवाच्य है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन जो है इसका लिंग आपको बताना है। अब आपने गाइस अगर ध्यान दिया हो तो आप क्या कहते हो कि वो अगर देखा जाए तो वो तन से बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। आप यही कहते हो, ये नहीं कहते हो कि वो तन से लंबी चौड़ी है, ऐसा नहीं कहते हो ना। तन से बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पुल्लिंग। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसा वैसा, ये सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। देखो, अनिश्चयवाचक कब होगा, जब कोई बात निश्चित ना हो। निश्चयवाचक कब होगा, जब कोई बात निश्चय हो। प्रश्नवाचक कब होगा, जब कहीं भी कोई क्वेश्चंस की बात हो। हमसे पूछा गया है जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंधवाचक हो जाएगा। राइट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करके आपको सही उत्तर बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले वाक्य को देखो, साहब ने बोला है कि किसी को अंदर में आने ना दिया जाए। में यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे ये आपका गलत है। दूसरा देखिए, साहब ने कहा है कि किसी को ना आने दिया जाए अंदर, ये भी गलत है। साहब ने बोला है कि किसी को ना आने दिया जाए अंदर में, ये भी गलत है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, ये आपका बिल्कुल सही है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। दर्शनाभिलाषी किस तरीके से लिखा जाएगा। दर्शनाभिलाषी यानी दर्शन के अभिलाषी, तो दर्शन और अभिलाषी होगा, यानी दर्शनाभिलाषी वी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। 126 नंबर सवाल है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्ता पर। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो, अगर आप नशा में इला प्रत्यय लगा दोगे तो नशीला बन जाएगा, यानी नशीला में ईला प्रत्यय है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधिष्ठाता शब्द में अधि उपसर्ग है। राइट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अधि उपसर्ग है। अब आज देखिए, 129 से 133 तक गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि गद्यांश आप तभी पढ़िएगा जब गद्यांश बहुत छोटा दिया हो, और अगर आपके पास गद्यांश बहुत बड़ा आता है आपके एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट गद्यांश के क्वेश्चंस पे जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश में क्वेश्चन को ढूंढ लेना है। अगर गद्यांश छोटा है तो गद्यांश पढ़ने में ही आपके लिए सही है। मैं एक बार गद्यांश को पढ़ देता हूँ। सांसारिक जीवन को संचालित करने के लिए धन संसाधन आवश्यक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि केवल वही हमारे जीवन का उद्देश्य बनकर रह जाए। आवश्यकता से अधिक धन की लिप्सा का भाव हमारे भीतर अवगुणों का बीजारोपण करता है। इसके कारण हम रुग्ण हो जाते हैं। ये रोग धन का रोग है, जो अथाह धन संग्रह पर भी बढ़ता ही चला जाता है। धन की प्यास कभी बुझती नहीं, बल्कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। धन के प्रति अत्यधिक मोह प्रायः अनीति और पतन की ओर ले जाता है। ये मार्ग हमें एक भीषण दलदल की ओर घसीटता है। हमें पता भी नहीं लगता कि हम अर्थ की खोज में कब अनर्थ को गले लगा बैठे।
हम अर्थ के संग्रह के लिए अनर्थ की घुड़सवारी करने लगते हैं। अथाह धन संग्रह की यात्रा यात्री में विकृतियां पैदा कर देती हैं। उसका यात्रा मार्ग अनेक तरह के अपराधों को जन्म देने लगता है। इस यात्रा में वह जाने अनजाने अपराधी बन बैठता है। अपार धन की चाह व्यक्ति के जीवन की राह बदल देती है। वह ऐसी राह चुन लेता है जिस पर चलना उचित नहीं होता। यह राह उसे गर्त में धकेलती है। धन लिप्सा का भाव त्याज्य है। यह हमें जड़वत बना देता है। ये दोषपूर्ण भाव मानसिक अवसाद भी उत्पन्न करता है। अब इसी गद्यांश पे रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं। अब आपने अभी गद्यांश पढ़ा या फिर आपने अभी गद्यांश को सुना, अब इस गद्यांश के लिए आपको उचित शीर्षक है, उचित जो टाइटल है ये क्या लग सकता है, या फिर आप इसके लिए उचित टाइटल क्या देंगे ये आपको बताना है। राइट क्या हो जाएगा? इच्छाओं की पूर्ति? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। राइट हो जाएगा धन लिप्सा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा धन लिप्सा। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से लिप्सा का पर्यायवाची चुनिए। लिप्सा, लिप्सा का मतलब क्या है? धन इच्छा यानी धन लिप्सा यानी धन स्पृहा। लिप्सा, इच्छा, स्पृहा ये सब इच्छा ही है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हमारे अंदर अवगुणों का बीजारोपण करता है? हमारे अंदर जो अवगुणों का बीजारोपण है ये क्या करता है? अवगुणों का बीजारोपण कौन करता है? धन की चाह है ना। राइट क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, धन की चाह। गद्यांश के अनुसार अधिक धन संग्रह से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी अभी आपने गद्यांश को पढ़ा। इस गद्यांश के अनुसार क्या मतलब है? ये जो है मानव जीवन को अनीति और पतन की ओर ले जाता है। राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला है कि अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राइट हो जाएगा अति धन अधिक। सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अति धन अधिक। नेक्स्ट है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने जो है किस कारक का चिन्ह है? देखो कर्ता ने, यानी कर्ता जो है इसी में आपका ने कारक है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा चाकू का चाकू ही होता है। नहीं, चाकू नहीं होगा, गलत मत करो। राइट होगा चाकू का चाकू ही होगा। अगला है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। 136 नंबर सवाल है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए तत्सम तद्भव जो है ये आपसे सवाल पूछा जाता है और ये आपसे पूछा जाएगा, एक ना एक सवाल आता ही है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं ये जो तत्सम तद्भव ये भी मैं करवा दूंगा, इसकी चिंता नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो पवन जो है आपका ये तत्सम रूप है। पवन जो है आपका ये तत्सम है मेरे भाई। पवन का तद्भव जो होता है ये हवा होता है, ध्यान रखना। पवन का तद्भव हवा होता है और जो पवन है इसका जो तद्भव है ये हवा होता है। पवन एक तत्सम है, ठीक है मेरे भाई। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए किसान, किसान का तद्भव होता है क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे? किसान का जो तद्भव शब्द है ये कृषण होता है। कृषण या फिर कहा जाए किसान या फिर कृषक, ठीक है। आगे बढ़ते अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात को उल्लुओं के डैश 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 की आवाज़ आ रही थी। रात को उल्लुओं के टरटराने की आवाज़। भाई टर्राने कहाँ होता है? टर्राने जो है ये आपके मेढक होते हैं। कूजने की आवाज़ नहीं, रेंकने की आवाज़। रेंकता जो है ये घोड़ा रेंकता है, गधा रेंकता है। ये हो जाएगा घुघुआने की आवाज़। रात को उल्लुओं के घुघुआने की आवाज़ आती है। राइट होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समझिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जो साहित्य अकादमी मिला है ये मिला है खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा खूंटियों पर टंगे लोग। अगर सवाल ये पूछा जाए आपसे कि इनको ये कब मिला, तो 1983 यानी 1983 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1983 में। और इसके अलावा एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि 1983 में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। यानी कि जिस वर्ष इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, उसी वर्ष यानी 1983 में ही 24 सितंबर को इनकी मृत्यु भी हो गई थी।
अगला है कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मलबे का मालिक इस कहानी के रचनाकार कौन है? राइट उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 139 है। सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तमस। तमस जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो है भीष्म साहनी की रचना है। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तमस। अगला है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ये सवाल जो है आपका ये यूपी पुलिस एग्जाम 17 फरवरी के प्रथम पाली में पूछा गया था, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद जो है ये हंस पत्रिका के संपादक हैं। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। हाय फूल सी कोमल बच्ची पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पे सी जो लग गया ये आपका एक वाचक शब्द है। वाचक शब्द जो है आपका सी, शम, शरीस, ये जो है किस में लगते हैं? ये आपके उपमा अलंकार में लगते हैं। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन उपमा अलंकार। देखिए निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे ये कूपड़ लिखा है, नहीं भाई कूपड़ जो है ये आपका नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो कूपड़ है ये गलत है, यहाँ पे जो लिखा है ये कृपण लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो ये जो कूपड़ है ये आपका कृपण है, ठीक है भाई, ये नीचे से है, नीचे से रा लगा है, ओके। तो देखिए जो कृपण है इसका विलोम पूछा गया है। कृपण का विलोम क्या होता है? दानी होता है। राइट होगा सेकेंड ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है बताइए? राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अंधकार। तिमिर का जो पर्यायवाची है ये अंधकार होता है। अगला है अब तब करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अब तब करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब बहाना बनाना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहाना बनाना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, लगभग लगभग कहा जाए तो इसमें विपरीत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें दोनों पद जो हैं ये प्रधान होते हैं तो ये होता है आपका द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ये सब आपका हो जाता है द्वंद्व समास। अगला है संकरी और सैकरी शब्द का सही अर्थ बताना है। संकरी और सैकरी शब्द का सही अर्थ बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। संकरी और सैकरी का मतलब है ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका कीचड़ और पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए मेरा लड़का आलसी है, ये भी आपका विधेय विशेषण है। ये मेरा घोड़ा काला है, ये भी है। बैरागियों को ये संसार मिथ्या प्रतीत होता है, ये भी है। राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 149 नंबर सवाल देखते हैं। 149 नंबर सवाल है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर हमला न किया गया हो, ना यानी कि ना किया गया हो, अनाक्रांत होगा। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 150 नंबर सवाल है अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? राइट हो जाएगा विस्मय। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मय। सो गाइज यहाँ पे आपके मैंने जी के और जो हिंदी के क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट करवा दिए हैं।